हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है आपका 11वीं क्लास है और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं इनकी कि किस प्रकार से धर्मता है, कैसे बात कर रहे थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना आखिर में ऐसा क्यों है कि भारत एक सेकुलरिज्म कंट्री है, फिर भी उसकी सेकुलरिज्म को लेकर आपका उसको हमेशा क्रिटिसाइज भी देखने को मिलता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तीखी आलोचना का विषय बन रही है। कह रहे जो भारतीय आपका धर्मनिरपेक्षता है वो आपकी तीखी आलोचना बन रही है। यह आलोचना क्या है? क्या धर्मनिरपेक्षता को सबसे उससे बचाकर चल सकते हैं? पहला पहला अवसर यह तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? आपका धर्म विरोधी है। हम शायद यह लिख पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता का संबंध धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। धार्मिक निरपेक्षता का संबंध क्या है? और वर्चस्व का विरोध। यह धार्मिक विरोध होने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोगों को यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा। उसी प्रकार कुछ लोग तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धर्म की पहचान की खतरा पैदा करती है, लेकिन हम पहले ही देखते हैं कि धार्मिक निरपेक्षता स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देते हैं। आइए कि स्वतंत्रता की पहचान का खतरा करने की बजाय उसमें हिफाजत करें। बेशक वह धार्मिक पहचान की महादत, हिंसा, दुर्ग्रह और औरों का बहिष्कार करने वाले अन्य धर्म के प्रति और की घृणा उत्पन्न करने वाले अवसर चोट करती है। वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि किस चोट की वजह नहीं, बल्कि यह है कि किस प्रकार किया जाए, उसका मूल रूप उसके योग्य है या नहीं, ये देखा जाता है। ऐसा है, ये जो मूल है ये उसके योग्य है कि नहीं है, ये हमको इसमें देखा जाता है और ये उसकी बात की। क्लियर है? पश्चिम से आयातित। दूसरी ओर आलोचना का यह है धर्मनिरपेक्षता ईसाईयत से जुड़ा है। यह पश्चिमी चीज इसलिए है क्योंकि भारतीय स्थिति को उपयुक्त है। पहली नजर में यह एक विशाल शिकायत है कि पालतूनों को लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र आज तक भारत में लाखों चीजें प्रचलन में है जिनकी जड़ें पश्चिमी सभ्यता में हैं। इसलिए पहला जवाब तो यही हो सकता है कि क्या हुआ है और आपने किसी यूरोपियन को शिकायत करते सुना है कि शून्य का आविष्कार भारत, लेकिन वे इसका इस्तेमाल नहीं करते। बहरहाल यह एक किस्म का छिचला छिचला मतलब होता है हल्का जवाब है कि अधिकतर महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बात यह है कि समुच्चय धर्मनिरपेक्षता होने के लिए किसी राष्ट्र का अपना खुद लक्ष्य होना चाहिए। कह रहे कि धर्मनिरपेक्षता खुद किसी राष्ट्र का एक क्या होना चाहिए? अपना लक्ष्य होना चाहिए। राज्य तब धर्मनिरपेक्ष बनेगा जब हम महत्वपूर्ण स्तर पर उन्हें ईसाईयत से संबंध विच्छेद कर लिया है। पश्चिमी निरपेक्षता में वैसे कोई ईसाईयत नहीं है, तो इसके दावे के मतलब क्या है कि पश्चिम में धर्म और राज्य का परस्पर निषेध धार्मिक निषेध में आदर्श माना जाता है। सभी धर्मनिरपेक्ष राज्य सत्ता की प्रमुख विशेषता। इसका संबंध विच्छेद के विचारों को अलग अलग तरह से दी जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता राज्य की सत्ता समुदाय के बीच शांति को बढ़ावा देने के लिए धर्म से सैद्धांतिक दूरी बनाए रख सकती है। खास समुदाय की रक्षा के लिए हस्तक्षेप भी कर सकती है। भारत में ठीक यह बात है कि ऐसी धर्मनिरपेक्षता विकसित हुई है कि जो पूरी तरह से ईसाईयत से जुड़ी है।
भारतीय जमीन पर सीधे सीधे पश्चिमी आरोपण ही है। तथ्य को यह धार्मिक निरपेक्षता का विगत इतिहास और पश्चिमी गौर और दोनों मार्ग का अनुसरण करता है। भारत में चर्चा और राज्य के विच्छेद का सवाल केंद्रीय था और सवाल शांतिपूर्ण अस्तित्व के सवाल में महत्वपूर्ण रहा। कैसे रहा? महत्वपूर्ण रहा। तो मेन बात किसकी है? निरपेक्षता की। क्या ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है या राष्ट्र को ही खुद रखना चाहिए कि पश्चिम से आयातित है तो ईसाइयत से जुड़ा हुआ है? और यह क्या है? किसी स्थिति में अयुक्त सी लगती है और पहली नजर में अगर हम इसके विचार करें तो इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र आज भी लाखों चीज का प्रचलन हुआ है। यूरोपियन ने कभी शिकायत नहीं की कि शून्य का विकास भारतीय ने किया है, फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? ठीक, तो बहुत सारी चीजों को इससे जोड़कर और रिलेवेंट और अनरिलेवेंट हर प्रोस्पेक्ट में आपको देखा जाता है। बात करते हैं अल्पसंख्यकवाद। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? अल्पसंख्यकवाद। अब आपने सुना होगा कि अल्पसंख्यकवाद है क्या। तीसरी आलोचना के तौर पर धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यकवाद का आरोप मढ़ा जाता है कि भैया धर्म अल्पनिरपेक्ष पर भी इन चीजों को मढ़ा जाता है। सच यह है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी करती है। धर्मनिरपेक्षता क्या कर रही है? अल्पसंख्यकों की पैरवी। पैरवी का मतलब होता है उनके साथ कुछ गलत ना हो, हमेशा हमको ध्यान रखते हुए चलना। लेकिन सवाल यह है कि क्या न्यायोचित है? आप कल्पना कीजिए, 4 वयस्क पुरुष सबसे तेज चलने वाली गाड़ी में सफर कर रहे हैं। बीच में एक यात्री सिगरेट पीने के लिए इच्छा व्यक्त करता है, दूसरा यात्री शिकायत करता है वह सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब 2 यात्री भी धूम्रपान करते हैं मगर उनको कोई कुछ नहीं बोलता। साफ तौर पर कम से कम 2 यात्री के बीच टकराव आवश्यक है और यह विचार आया कि मतदान के जरिए इसको हल किया जाए। सिगरेट पीने वाले 2 खेमे यात्री उसे व्यांशिका देते हैं, धूम्रपान ना करने वालों को 2 मत के अंतर से हराया जाता है। यह अल्पसंख्यक पराजय होता है मगर नतीजा उसके प्रति नतीजे तो उचित प्रतीक होता है क्योंकि आम सहमति से उचित लोकतांत्रिक रीतियां बनाई जाती है। अब स्थिति को थोड़ा सा बदल देते हैं। कल्पना कीजिए सिगरेट ना पीने वाला यात्री दमे से पीड़ित है। धूम्रपान से उसकी जानलेवा दौरा पड़ सकता है या उसकी इस बात से दूसरी यात्री धूम्रपान ना करे, उन्हें बुनियादी जरूरतों को हित की व्यवस्था की जाए। क्या बहुमत के लिए फैसले के सही मानने वाली पहली पत्ती संदर्भ में जायज मानी जाएगी या क्या आप मानते हैं कि उसी व्यवसायिक यात्रा को आप सिगरेट नहीं पीना चाहिए? कह रहे हैं कि उन चीजों के लिए आपको ने सिगरेट नहीं पीना चाहिए। ठीक, आप सहमति होंगे तो बुनियादी हितों में प्रसन्न हो, वहां के लोकतांत्रिक पत्ती के तौर पर मतदान उपयुक्त नहीं है। कैसा है? मतदान उपयुक्त नहीं है। ये सारी चीजें देखी जाती है। अपने महत्वपूर्ण हितों को पूर्ति के लिए व्यक्ति को प्राथमिकता का अधिकार होता है जो सही है। समुदाय के लिए सही क्या होगा? अल्पसंख्यकों के सर्वाधिक मौलिक हितों की क्षति नहीं होनी चाहिए और सर्वाधिक कानून उनके हिफाजत करने चाहिए। भारतीय संविधान ठीक तरीके से विचार करे कि किस हद तक अल्पसंख्यकों के अधिकार की मौलिक हित की रक्षा करनी चाहिए, उस हद तक वे जायज है। कैसा है? जायज है। चलिए आगे बढ़े। कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकार ऐसे विशेषाधिकार हैं जिसके एक दूसरे को कीमत चुकानी पड़ती है, तब ऐसे विशेषाधिकार क्यों दिए जाएं? अन्य उदाहरण का मतलब जवाब में बहुत अच्छी तरह से दिया। किसी प्रेक्षाघर की पहले तो ताले की कोई फिल्म नहीं दिखाई जाती, वह सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। टिकट खरीदने, सीढ़ी पर चढ़ने और फिल्म देखने की सबको इजाजत है। क्या ऐसा सचमुच है कि हर कोई ऐसा करने को स्वतंत्र है? कल्पना कीजिए कि उन लालियत दर्शकों से कुछ वृद्ध लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं
जिनकी हाल ही में टांग टूट गई है और कुछ शारीरिक रूप से असक्षम है। उनमें से कोई सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। क्या ख्याल से लिफ्ट या व्हील चेयर पर बैठाकर सीढ़ीनुमा सीढ़ी या सीट पर व्यवस्था करना गलत होगा। ऐसा करने पर सब कुछ वहां चीजें पा सकते हैं। जब दूसरी सीढ़ी चढ़कर प्राप्त कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वाले समूह को पहले ताले पर विभिन्न सुविधा की जरूरत है। अगर पूरी जगह में ऐसे निर्माण कर दिए जाएंगे तो युवा और सक्षम लोगों के लिए उपयुक्त होगा। लोग कुछ खास हिस्से पर फिल्म देखने लाभ हमेशा वंचित हो जाएगा और अलग व्यवस्था रखने में विशेष बर्ताव नहीं है। हम कैसे सम्मान और गरिमा से भरा बर्ताव करेंगे जैसा कि दूसरों के साथ किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अल्पसंख्यक अधिकारों में विशेष सुविधा के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्या आप विशेष जो कुछ प्रोविजन दे रहे हैं आप उनको नहीं देख सकते? ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं, आप उनके लिए कर सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस हैं उसमें, ये सारी चीजें हैं। चौथी आलोचना कहती है कि धर्मनिरपेक्षता उत्पीड़नकारी है और समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की अपेक्षा करता है और यह धार्मिक धर्मनिरपेक्षता के बारे में गलत समझते हैं। सच यह है कि परस्पर निषेध के तौर पर धर्म और राज्य के संबंध में विच्छेद के विचार को न मानकर भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म को हस्तक्षेप और अस्वीकार कर देती है। लेकिन यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अतिशक्त हस्तक्षेपकारी का भारतीय निरपेक्षता सिद्धांत कायम रखने चलती है। हस्तक्षेप की गुंजाइश बनती है। इसके अतिरिक्त हस्तक्षेप का मतलब अपने आप में उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप नहीं है। आप सब कुछ अगर आप कहो कि इसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, हस्तक्षेप है, तो चीजों को डिस्टर्बेंस भी होगा, उन पर हम लोग परस्पर उनको रिलेटिव रूल भी उसको बैन करना चाहिए, तो ये थोड़ा सा अलग होगा और अति सख्त वाली बात हो जाएगी कि इसमें ज्यादा इंटरफेरेंस। यह बिल्कुल सही है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता राज्य सत्ता समर्थित धार्मिक सुधार को इजाजत देती है। ये बिल्कुल सही है कि अगर कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य है और अगर कोई अपने यहाँ धार्मिक रिफॉर्म करना चाहता है, रिलीजियस आपका रिफॉर्म है, तो उसको इजाजत देते हैं, लेकिन उसके ऊपर आरोपित किया गया बदलाव उत्पीड़नकारी हस्तक्षेप के समान माना जाता है। अगर आपने कोई किसी चीज पर जबरदस्ती थोप दिया है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो क्या है? वो उत्पीड़नकारी है और हस्तक्षेप नहीं माना जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ थोप दिया है कि ऐसा नहीं, ये सुधार जरूरी है, तो उसको नहीं मानना चाहिए। लेकिन आपत्ति यह की जाती है कि क्या हमेशा ऐसा होता है? विभिन्न धर्म के निजी कानूनों में सुधार अभी भी क्यों नहीं हुआ है? निजी जो कानून हैं उनमें अभी भी सुधार क्यों नहीं हुआ है? भारतीय राज्य में सक्षम यह बड़ी दुविधा है कि धर्मनिरपेक्षता निजी कानूनों को संविधान द्वारा संरक्षित समुदाय विशेष के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। वह इन कानूनों का विरोध कर सकता है क्योंकि ये महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देते हैं, इसलिए अन्यायपूर्ण है। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत को तिरस्कार करते हैं और उन्हें अंतर धार्मिक वर्चस्व की अभिव्यक्ति समझा जाता है और उनका वर्चस्व में मिसाल भी है। इन सारी चीजों को आपका देखते हैं और देखा जा सकता है। क्लियर है? आगे देखिए। ऐसा आंतरिक टकराव किसी जटिल सिद्धांत के स्वाभाविक अंग होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हमेशा साथ बनाए रखें। कानून अलग अलग धर्मों में विवाह, उत्तराधिकार, पारिवारिक मामलों का संचालित करता है। निजी कानून की तरह ही सुधार किया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार के साथ साथ पुरुषों और महिलाओं के बीच बराबरी की भी मिसाल बनती है। सुधार बल सत्ता के जरिए नहीं लाया जा सकता। इसे पूरी दूरी बनाए रखने के लिए नीति अभी भी सकती है। राज्य सत्ता को हर धर्म के अंदर उदारवादी लोकतांत्रिक आवाज का समर्थन करने के जरिए मददगार की भूमिका निभाई जाती है। ऐसा है कि उसको एक मददगार की जो भूमिका है उस रूप में निभाते हैं और उस रूप में देखते भी हैं कि भैया कैसा मददगार है, किस रूप में कर रहा है। ये सारी चीजों को इनको वेरीफाई किया जाता है।
क्लियर है? बैंक वोट की राजनीति। अब ये बड़ी बात है कि भैया बैंक वोट की राजनीति। पांचवा तर्क यह दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता वोट की राजनीति को बढ़ावा देती है। अनुभव जाए दावे पर यह पूर्णतः सत्य भी नहीं है, मगर हम इस मुद्दे को ठोस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, यानी कि मजबूत करके इसको देखेंगे कि ऐसा ना हो कि वाकई में हो और हम लोग उसको आपका रिलेवेंट रूप में देख लें। प्रथमतः लोकतंत्र में राजनीति के वोट पाना जरूरी है और यह उनके काम के अंग है। लोकतांत्रिक राजनीति का बड़ी हद तक ऐसा लोग है कि किसी समुदाय के पीछे उनका वोट पाने के खातिर कोई नीति बनाने का दावा करने के लिए राजनेताओं को दोष देना उचित नहीं। हम किसी नेता को या किसी राजनेता को हम दोष दें, असली सवाल तो यह है कि ठीक ठीक किस मकसद से वोट पाना चाहिए। सिर्फ उसी हित में विचारधीन समूह पर भी हित है। किसी राजनेता को वोट देने वाला समूह बनाए राजनीति से लाभान्वित नहीं हुआ है। बेशक तो यह है कि राजनेता दोषी है। अल्पसंख्यकों को वोट चाहने वालों को धर्मनिरपेक्ष राज्य की इच्छा पूरी करने में सक्षम होते हैं और उन्हें धर्मनिरपेक्ष परियोजना में सफल होंगे। आखिरकार अल्पसंख्यकों के हितों का हिफाजत करती है। क्या करती है? अल्पसंख्यकों का हिफाजत करती है। ठीक है ना भैया? बहुत कुछ है जो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ है और एक दूसरे के साथ हमें दिखता है। क्लियर है? क्लियर है? तो वोट की राजनीति का भी एक कारण है और एक तर्क है। तो ऐसे करके हमने 5 मुद्दों को पढ़ा कि जो धर्मनिरपेक्षता के रूप में हमको के तर्क संगत या उन पर आलोचना की है। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।